एक बार थोड़ा सा मोबाइल में हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है। ईवीएस में क्या रहता है, सब कुछ बता देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिए, अब यूनिट 1 शिक्षण एवं अधिगम, उसके अर्थ और विशेषताएं। आप ये यूनिट का नाम यहां देख सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। उसमें से टॉपिक 1 आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग को। किसको पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखना है, टीचिंग को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी लेकर एकदम बैठना चाहिए आपको, क्योंकि आज जो नोट कराएंगे ना, तो हम तो कहते हैं ना कि हमारा कंटेंट बोलता है, पढ़ाने के बाद हम आपसे फीडबैक लेंगे। तो ध्यान में रखना है, एकदम आज कोई ऊल झूल जलूल जलूल नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ध्यान में रखना है आपको, ऐसा कि आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो तैयार हो जाइए, कॉपी लेकर बैठे हैं, यस और नो, जल्दी से यस और नो, कॉपी लेकर बैठे हैं, यस और नो, उसी स्टाइल में पढ़ाएंगे, जल्दी से बताइएगा। चलिए, शिक्षण का अर्थ, बाइलिंगुअल कंटेंट। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। क्या आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा या नहीं, शिक्षण क्या है, और ऑप्शन में रहेगा उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, बहुत कुछ आपको यहां पर पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, दैट इज पर्पसफुल एंड प्लान्ड प्रोसेस ही हमारा टीचिंग में आता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्देश्य यानी शिक्षण का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। दैट इज इट गोल इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन के लिए ही टीचिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन यानी जो आप चाह रहे थे वो परिवर्तन देखने को मिला, तो उसे टीचिंग कहेंगे, उसे शिक्षण कहेंगे। जैसे कि हमने किसी को मोटिवेट किया और उनके व्यवहार में परिवर्तन आया और वो पढ़ना शुरू कर देता है, तो यह भी एक शिक्षण की प्रक्रिया है, आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। यह केवल जानकारी देने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की ही प्रक्रिया है। यानी सीखने की प्रक्रिया में पहला स्टेप, सीखना मतलब अधिगम, सीखना मतलब अधिगम, जिसको लर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो लर्निंग के लिए जो पहले की प्रक्रिया है वह शिक्षण है, यानी पहले हम आपको टीचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आप उसको अपने से पढ़ेंगे, बहुत कुछ अपने से एनालिसिस करके उसमें जोड़ेंगे। वो जो जोड़ना, वो जो अध्ययन करना, वो जो आप कहीं गूगल से सर्च करेंगे उसी टॉपिक को, कहीं आप दूसरे साइट पर जाएंगे, कहीं आप दूसरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, और उसके बाद अपना एक क्लाउड तैयार करेंगे, जहां पर आपको मेरे ज्ञान को कोरिलेट करते हुए आप अपना ज्ञान का विकास करेंगे। वह जो सेकेंड स्टेप का प्रोसेस था वो अधिगम था, यानी लर्निंग था। और अभी जो आज आप कुछ नहीं जान रहे हैं और हम आपको फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, यह क्या है, तो यह टीचिंग है, यह शिक्षण है। बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। यह बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षण में शिक्षक एक मार्गदर्शक, प्रेरक और सहयोगी की भूमिका निभाता है। अब यहां पर स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम शिक्षण की कार्य में लगे हुए हैं, यानी हम टीचिंग प्रोसेस में अगर चल रहे हैं, तो टीचिंग प्रोसेस में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। शिक्षक आपको फर्स्ट स्टेप में वो सारी सामग्रियां उपलब्ध कराएगा जहां से आपको प्राइमरी सोर्स पर नॉलेज मिल जाता है, और उस नॉलेज के बेसिस पर आप जब अपने ज्ञान का विकास करते हैं, जब आप उसका यूज करके आप उसका अध्ययन करते हैं, तो वह प्रक्रिया अधिगम बन जाता है और वह हमारा लर्निंग कहलाता है, टीचिंग नहीं। ध्यान में रखना है, यानी शिक्षक में, यानी शिक्षण में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरक के रूप में और सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचिंग प्रोसेस में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि टीचिंग प्रक्रिया में, यानी शिक्षक की प्रक्रिया में टीचर्स जो होते हैं वह एक गाइड करने वाले होते हैं, मोटिवेटर होते हैं और फैसिलिटेटर होते हैं। बिल्कुल आपको यह बातें ध्यान में रखना होगा।
ठीक है। अगर हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस ऑफ टीचिंग की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया एक चक्रीय और गतिशील प्रक्रिया है। नोट किया जाए योर ऑनर। जी हाँ, टीचिंग क्या है आपसे पूछा जाता है, शिक्षण क्या है, तो एक चक्रीय और गतिशील प्रक्रिया है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, टीचिंग इज ए साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस। बिल्कुल ध्यान में रखना है, टीचिंग इज ए साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर हम शिक्षण की प्रक्रिया की बात करें, तो शिक्षण की प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस के 3 चरण होते हैं, 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। ध्यान में रखना है वह कौन सी प्रक्रिया है, तो पहली प्रक्रिया है पूर्व क्रियात्मक, जिसको प्री एक्टिव कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है सहक्रियात्मक, जिसको इंटरैक्टिव कहते हैं। और तीसरा है हमारा पश्च क्रियाएं, जिसको पोस्ट एक्टिव कहते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यानी इंटरैक्टिव यानी जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, उससे पहले की प्रक्रिया वो हुआ प्री एक्टिव प्रक्रिया, और इसके बाद की प्रक्रिया हुआ पोस्ट एक्टिव प्रक्रिया। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि प्री एक्टिव में क्या करते हैं, पोस्ट एक्टिव में क्या करते हैं, और इंटरैक्टिव में क्या करते हैं। अब आप देखिए, आसान है इंग्लिश, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। अब देखिए, सहक्रियात्मक माथा खराब, लेकिन इंटरैक्टिव बहुत ही सुलझा हुआ वर्ड है और इसमें वेरिएशन नहीं है। इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट एक बार में हो, जैसे कि मैंने आज तक हमको लगता है कि सिर्फ जॉब ही हम नहीं ले पाए, बाकी हम हर एग्जाम एक बार में बहुत अच्छे से क्रैक किए। जी हाँ, सीटेट में हमने 102 नंबर लाया, एस्टेट में भी 107 नंबर लाए, बेहतरीन तरीके से हम हर एक पेपर को क्वालिफाई किए, और जॉब नहीं लिए। क्यों पता है? क्योंकि हमको मन नहीं लगता था। ये क्या कहते हैं, अपनी आदत को समझना चाहिए। 2011 से ही हम कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा लगे हुए रहते थे, कंप्यूटर में एडिट करना, ये करना वो करना, हमें अच्छा लगता था। जब हम पढ़ने बैठते तो हमको लगता था कि ये टीचर जो समझा रहे हैं इससे अच्छा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें जो 4 लाइन बुक में मिलता था, हमें लगता था कि हम 5 लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आएगा। और रिसर्च करके नोट्स बनाने का हमारा आदत रह गया। ध्यान में रखना है। और नोट्स बनाने में हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज मेरे पास डायरी का एकदम यहां से कहते हैं लाइन लगा हुआ है, जो कि बेहतरीन इंग्लिश का नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स, एसएसटी का नोट्स, हर चीज का नोट्स हमारे पास है, लेकिन जॉब नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उस आदत को समझना चाहिए, और उस आदत को हम कोरोना काल में समझे, और कोरोना काल से हम यूट्यूब की दुनिया में आ गए। और इतना दिन लगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते थे। हमें लगता था कि पढ़ाना और वीडियो अपलोड करना जरूरी नहीं है, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसलिए देर हुआ। लेकिन अब हम लाइन पर आ गए हैं और अब आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आप सबकी दुआ साथ रहना चाहिए। तो ध्यान में रखना है, यह एक प्रक्रिया है जहां पर हम लोगों को इंटरैक्टिव से पहले प्री एक्टिव और इंटरैक्टिव के बाद पोस्ट एक्टिव को अच्छे से समझना होगा। तो ध्यान में रखना है, पूर्व क्रियात्मक चरण दैट इज प्री एक्टिव में आपको शिक्षक पाठन योजना तैयार करना होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई शिक्षण पाठन योजना तैयार करता है तो वह किस स्टेज में होगा, किस फेज में होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, यह बातें आपको एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है कि शिक्षण पाठ योजना को तैयार करना यह हमारे टीचिंग में पूर्व क्रियात्मक चरण में आता है, प्री एक्टिव फेज में आता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, यह प्री क्रियात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य है क्या है, इसका क्या है, तो यह जो है प्री एक्टिव क्रियात्मक, यह उद्देश्यों के निर्धारण के लिए और शिक्षण विधियों को तय करने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, जहां पर सहक्रियात्मक चरण होते हैं, वहां पर शिक्षक और छात्र कक्षा में संवाद करते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है कि शिक्षक और छात्र संवाद करते हैं, तो यह किस चरण में होगा। तो आपका ध्यान में रखना है, सहक्रियात्मक दैट इज क्या हो जाएगा, तो वह इंटरैक्टिव में हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, छात्र चर्चा करते हैं,
कोई भी अपना कार्य का प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल आपको दूसरे नंबर के लिए यह याद रखना है। पहले नंबर के लिए नोट कीजिएगा, शिक्षण योजना और उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों को तय करते हैं पहले में, यानी प्री एक्टिव में। उसके बाद हम लोग शिक्षक और छात्र एक जगह मिलकर संवाद करते हैं, प्रश्न पूछता है, चर्चाएं होती है और अपना प्रदर्शन करते हैं। दैट इज क्या हो गया, तो याद रखना है उसमें स्टूडेंट इंगेज होते हैं, इंटरेक्शन होता है और वह अच्छे से अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट इंटरेक्टिव, ध्यान में रखना है, यानी पश्च क्रियात्मक चरण, ध्यान में रखना है। इसमें मूल्यांकन किया जाएगा, बिल्कुल सही है, मूल्यांकन की क्रियाएं यहां पर प्रारंभ हो जाती है। इसमें पता लगाना होता है कि छात्र ने कितना और क्या सीखा है। बिल्कुल आपको ये तीनों स्टेज फेज समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब हम लोग शिक्षण यानी टीचिंग का हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, विशेषताओं पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, शिक्षण जो है वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। याद रखना है कि शिक्षण जो है वह संवादात्मक प्रक्रिया है, दैट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं। कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है टीचिंग प्रक्रिया में यहां पर शिक्षक भी और छात्र दोनों एक्टिव होकर वर्क करते हैं। याद रखना, इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यहां पर छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का भर संभव प्रयास किया जाता है। सही बात है, स्टूडेंट ने क्या सीखा यही इसका मेन ध्येय होता है। इसमें शिक्षण, विज्ञान और कला दोनों का इसमें समन्वय होता है। और यह याद रखना है सबसे ज्यादा है कि यह लर्नर सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित होता है। यह भी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या छात्र केंद्रित होता है, तो शिक्षण का कार्य यानी टीचिंग का कार्य जो है वह लर्नर सेंटर्ड होता है, छात्र केंद्रित होता है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है टीचिंग की प्रक्रिया बहुत ही लचीला होता है और वह आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए जाने चाहिए भी और हम लोग करते भी हैं। दैट इज फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल होता है, ध्यान में रखना है। यह टीचिंग का जो कार्य है वह रचनात्मकता के साथ साथ आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। इट प्रमोट, क्या याद रखना है, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है हमारा टीचिंग प्रोसेस। यही नहीं, शिक्षण परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने के लिए भी किया जाता है। टीचिंग इज एडजस्टेड एज पर सर्कमस्टांसेस। और याद रखना है इसमें निरंतर मूल्यांकन अंत में शामिल होता है। इट इंक्लूड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अब हम लोग तुलना करते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा टीचिंग के बारे में, हमने अच्छे से अध्ययन किया, लेकिन टीचिंग के बाद हम लोग लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे, अधिगम की क्रिया को समझेंगे। तो ध्यान में रखना है, आज के क्लास में हम टीचिंग पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग का लर्निंग यानी अधिगम से क्या संबंध है, क्या तुलना करके हम देखते हैं। यहां पर आपको डेमो मिल रहा है अगले टॉपिक का, और वो अगला टॉपिक है हमारा अधिगम, दैट मींस लर्निंग। तो ध्यान में रखना है, यह कंपेयर करके पढ़ना बहुत ही जरूरी है ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। और 30 MCQs भी है, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। देखिए, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र को ज्ञान, कौशल, मूल्यों को आदान प्रदान करके इस प्रक्रिया को निभाता है, जबकि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र जो है अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करता है, जबकि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं ही अनुभव के आधार पर, कौशल के आधार पर और अपने व्यवहार में अनेक चीजों से अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी सेल्फ स्टडी से हम लोग अधिगम प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रक्रिया की स्वरूप में हम दोनों की प्रक्रिया का स्वरूप देखेंगे अगर, तो याद रखना है शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक केंद्र में होता है। ध्यान में रखना है, याद रखना है। यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर यह याद रखना, इससे पहले हमने आपको कहा कि लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी जब हम टीचिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम लोग स्टूडेंट को ध्यान में रखकर हम लोग टीचिंग कराते हैं। लेकिन टीचिंग प्रोसेस जो है वह किस पर आधारित है, तो वह शिक्षक पर आधारित है। शिक्षक के इर्द गिर्द घूमता हुआ यह
डिपेंडेंट है शिक्षक पे, इसलिए ध्यान में रखना है जब इसे कहेंगे एक सक्रिय प्रक्रिया है तो इसमें शिक्षक केंद्र में होता है, और अधिगम एक उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिव प्रक्रिया है जिसमें छात्र की भूमिका प्रमुख होती है। यहां पर हम यह कहना चाह रहे हैं कि जब हम प्रक्रिया पर चले आएंगे, प्रोसेस पे नहीं, प्रक्रिया पे ध्यान में रखना है। दोनों में अंतर है, याद रखना है क्या, दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है, यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अभी हमने आपको कहा कि टीचिंग जो है वह लर्नर सेंटर्ड है, यानी ये क्या कह रहे हैं हम, ये आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एज ए टीचर हम अपना पढ़ाई का प्रोसेस करा रहे हैं, लेकिन मेरे ध्यान में एक ही बात चल रहा है अभी, वो ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस समय जो हमने कहा कि लर्नर सेंटर्ड है, वहां पर हम लोग उसके प्रोसेस को समझ रहे हैं कि जो अगर टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसके लिए छात्र जरूरी है, छात्र को ध्यान में रखकर उस प्रक्रिया को वो पूरा कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसके स्वरूप की बात करें, नेचर की बात करें, तो नेचर में आपको ध्यान में रखना है कि यह पूरी प्रक्रिया शिक्षक पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम अच्छा पढ़ाएं या आपको क्या करें वो टीचर पर डिपेंड करता है, और अधिगम की प्रक्रिया पूर्णतः छात्र पर है कि छात्र किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करके वो पढ़ता है। यह बातें आपको अब क्लियर हो गया होगा। याद रखना है, इसके उद्देश्य की बात करें तो शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों में अधिगम को प्रेरित करना, यानी हम ऐसा पढ़ा दें कि इसके बाद आप 2-3 घंटे और स्टडी कर सकते हैं। यह क्या है, टीचिंग प्रोसेस है। ऐसा होता भी है, जब हम पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं तो आप घर में जाकर 2-3 घंटा हमारा होमवर्क करते हैं, यानी टीचिंग प्रोसेस में छात्रों में अधिगम को प्रेरित किया जाता है, और अधिगम में ज्ञान, कौशल और व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। भूमिका की अगर बात करें तो याद रखना है, यही बता रहे थे, शिक्षण में जो शिक्षक है वह एक मार्गदर्शक, संचालक और प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। टीचर इज गाइड, फैसिलिटेटर एंड मैनेजर के रूप में काम करता है, जबकि अधिगम की प्रक्रिया में छात्र स्व प्रेरित होता है और वह स्व ही अन्वेषक होता है, यानी सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ एक्सप्लोरर के रूप में एक अधिगम करता है। लाइव में जुड़े हुए स्टूडेंट की संख्या कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार इसे जमकर शेयर करें। बिल्कुल आपको शेयर करना चाहिए, हमारे इस सेशन को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग इसके बेसिस की बात करें तो किस बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, तो ध्यान में रखना है, शिक्षण जो है वह सूचना, सामग्री, रणनीतियों पर आधारित होता है, जबकि अधिगम जो है वह अनुभव, अभ्यास और प्रयोग पर आधारित होता है। नोट करते चलिए, देखिए कितना स्पष्ट यहां पर कंपैरिजन है। टीचिंग जो है वह इंफॉर्मेशन, कंटेंट और स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है, जबकि लर्निंग जो है वह उसके एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंटेशन पर निर्भर करता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, शिक्षण में केंद्र में शिक्षक को रखेंगे और अधिगम में केंद्र में छात्र रहता है। अगर हम समाप्ति के मानदंड करें, याद रखना है, क्रिएशन ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो शिक्षण तब समाप्त हो जाता है जब शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत कर देता है। टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट कब होगा, जब इस क्लास को हम संपादित कर देंगे तो टीचिंग प्रोसेस आज का खत्म। लेकिन अधिगम जो है वह तब समाप्त होगा जब छात्र ज्ञान को अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेगा, यानी जब स्टूडेंट इसको क्या करेगा, इंटरनलाइज कर लेगा और अंडरस्टूड कर लेगा उस नॉलेज को, तब अधिगम की क्रियाएं समाप्त होती है। ध्यान में रखना है, यदि आप प्रमुख क्रियाओं में बात करें तो शिक्षण में योजना बनाते हैं, उसकी प्रस्तुति देते हैं, निर्देश देते हैं और मूल्यांकन करते हैं, जबकि अधिगम में सबसे पहले आपको सुनना, समझना, अभ्यास करना और सोच विचार करके उसको उपयोग करना शामिल है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक है, और शिक्षक के बिना प्रभावी अधिगम नहीं हो सकता है, और अधिगम के बिना शिक्षण का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।